हेलो फ्रेंड, दिस चंदन कुमार सिंह फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम लोग आर्कजन के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में प्रीवियसली हम लोग डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 24 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे हैव। हीट तभी फ्लो करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, चाहे कोई भी हीट कांस्टेंट हो, चाहे स्पेसिफिक हीट कुछ भी हो, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ भी हो। हीट तभी फ्लो करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। वेन एवर देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस इन ए बॉडी, वी नो फ्रॉम द एक्सपीरियंस दिस टेम्परेचर डिफरेंस रिड्यूस इन मैग्नीट्यूड बाय द हीट फ्लोइंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट का फ्लो होने की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड घटता है और हीट का फ्लो होता है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता क्या है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये बोला गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये बोला गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड का टेम्परेचर जो टी एफ है और सॉलिड वॉल का टेम्परेचर टी डब्ल्यू है। यदि टी डब्ल्यू इज ग्रेटर दैन टी एफ है, टी डब्ल्यू इज ग्रेटर दैन टी एफ होगा, तो हीट का फ्लो वॉल से फ्लूइड की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो हीट का फ्लो हो रहा है क्यू पर यूनिट एरिया, मतलब हीट फ्लक्स क्यू बाई ए पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए हीट फ्लक्स इज इक्वल टू एच इन टू टेम्परेचर डिफरेंस टी डब्ल्यू माइनस टी एफ। यहाँ पर जो एच है ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। दिस एच इज नोन एज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। यहाँ पर पूछा गया है कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का कंसेप्ट आता है कि जब मान लीजिए यहाँ का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो भी होगा, जो भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यहाँ पर तो थर्मल कंडक्टिविटी होगा, सॉलिड है तो सॉलिड थर्मल कंडक्टिविटी होगा के, और यहाँ पर एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा फ्लूइड का। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो एक ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको मिलेगा। कैसे कंबाइन करते हैं वो आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल आप ये समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो जो हमको मिलता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मिलता है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कंडक्शन में भी होता है और कन्वेक्शन में भी होता है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों का जहाँ पे इम्प्लीकेशन होता है वहाँ पर हम लोग ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, द कंसेप्ट ऑफ ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड इन द हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। नेक्स्ट है इन हीट ट्रांसफर कंडक्टेंस इक्वल्स कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय। तो हम लोग जैसे जानते हैं, इसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले देखना होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी है लगा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई होता है तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो करता है, आई करंट फ्लो करता है। तो रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम लोग? ओम्स लॉ से लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई आई, मतलब V इज इक्वल टू आई आर, डेल्टा E इज इक्वल टू आई आर। मतलब कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बटा में करंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो हुआ। उसी तरह टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से T1 इज ग्रेटर देन T2, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो होगा। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? तो रेजिस्टेंस लिखेंगे RTH इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई Q, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो होगा। Q विद द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, Q विद द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस। नाउ थर्मल रेजिस्टेंस अगर हम डिफरेंट केस में निकालें, जैसे मान लीजिए अगर हम स्लैब के केस में निकालते हैं तो हमको स्लैब के केस में हमको ये पता है कि Q बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। स्लैब के केस में इसको अगर हम डी एक्स को इस साइड लेके गए तो मिला हमको Q बाई ए डी एक्स बराबर माइनस के डी टी। एक स्लैब है मेरे पास, यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का टेम्परेचर है T2, इसका थिकनेस है B। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर B तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे T1 dt है तो T1 से लेकर T2 तक। तो यहाँ से हमको एक्सप्रेशन देगा
Q बाई ए इंटू बी बराबर K इंटू T1 माइनस T2। तो यहाँ से T1 माइनस T2 बाई Q अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा B बाई K। तो इस टर्म को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस टर्म भी, ये भी थर्मल रेजिस्टेंस बराबर है। मतलब कि थर्मल रेजिस्टेंस को अगर स्लैब के केस में इंडिकेट करें तो इन्फिनाइट स्लैब के केस में थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा वो B बाई K होता है। इन्फिनाइट सिलेंडर के केस में ln R0 बाई Ri, अगर सिलेंडर है, आउटर रेडियस R0 है, इंटरनल रेडियस Ri है, तो थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं ln R0 बाई Ri 2 पाई KL। 2 पाई KL एक्सप्रेशन निकालेंगे अगर हम लोग तो ऐसा मिलेगा हमको 2 पाई KL। और सरफेस टू फ्लूइड, हम लोग अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखे थे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है कि Q बाई ए जो होगा वो बराबर H इंटू TW माइनस TF होगा। तो यहाँ पे TW माइनस TF बाई Q करेंगे तो 1 बाई HA मिलेगा। तो RTH इस तरह इसका मिल गया 1 बाई HA। लेकिन अगर स्फेयर के केस में करेंगे तो RTH इक्वल टू 1 बाई RI माइनस 1 बाई R0 डिवाइडेड बाई 4 पाई K। इस तरह का रेजिस्टेंस हमको डिफरेंट केस में रेजिस्टेंस हमको मिलता है। अगर ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको इस तरह से पता है, डिफरेंट केस का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं जैसा सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से। नाउ हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वी नो दैट द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो बी द रेजिस्टिविटी, L बी द लेंथ एंड ए बी द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस, अगर यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालते हैं तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, आर बी द रेजिस्टेंस, ए बी द एरिया, एल। अगर कंडक्टिविटी का बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी का उल्टा, तो कंडक्टेंस का बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का उल्टा। सिमिलरली फॉर हीट ट्रांसफर के लिए अगर हम देखें, फॉर स्लैब के केस में रेजिस्टेंस बी बाई के होता है, बी विद द थिकनेस, और एरिया ये है एरिया जिस एरिया से हीट का फ्लो होगा, टेम्परेचर T1 T2, थर्मल कंडक्टिविटी के। तो रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस का होता है बी बाई के, इसको हम डिनोट करते हैं T1 माइनस T2 बाई क्यू, T1 माइनस T2 बाई क्यू। अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस इतना है तो कंडक्टेंस कितना होगा, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। उल्टा अगर करेंगे इसको हम तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस, 1 बाई रेजिस्टेंस करेंगे तो 1 बाई बी बाई के। तो 1 बाई बी बाई के अगर हम बोले हैं तो इसको उलट दीजिएगा तो के बाई बी हो जाएगा। इस तरह इसको उलट दिए थे, क्यू ऊपर चले गया, T1 माइनस T2 नीचे आ गया था। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू एरिया अपॉन थिकनेस, मतलब कंडक्टिविटी अपॉन थिकनेस, थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन थिकनेस। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन थिकनेस। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी बाई कंडक्शन। कंडक्शन से जो हीट का फ्लो होता है, तो कंडक्शन से जो हीट का फ्लो होता है वो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो थोड़ा गौर करना है। तो हम लोग जानते हैं Q बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। ए को उधर भेज दे तो Q बराबर मिल जाएगा माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। Q को हम लिखते हैं कैपिटल Q अपॉन टी। कैपिटल Q है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, कैपिटल Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बटा में टाइम जो मिला हमको, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मिला, तो इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये टाइम को उधर भेज दे तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के ए टी डी टी बाई डी एक्स। तो अब क्वेश्चन ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी बाई कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ये भी है। फिर डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ बॉडी, मटेरियल ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब के पे भी डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस ऑफ बॉडी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस dx पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सारा बात ऑल ऑफ द एबव सही है, मतलब कि ऑल ऑफ द एबव होगा, 28 का ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। इसमें किसका कंडक्टिविटी सबसे कम होता है, तो कंडक्टिविटी का जो वैल्यू भी बताए थे उसमें एयर का वैल्यू बहुत ही कम होता है, 0.02 इन सब में से।
अगर कंडक्टिविटी के वैल्यू देखेंगे तो डायमंड का 2700 सबसे ज़्यादा होता है, सिल्वर का होता है 429, कॉपर का होता है 401, सोना का होता है 317, एल्यूमिनियम का होता है 237, Hg का होता है 8, ग्लास का 0.78, वाटर का 0.513, एयर का 0.02, मतलब बहुत ही कम होता है एयर का थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू। Which of the following is expected to have highest thermal conductivity? Which of the following is expected to have highest thermal conductivity? हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी का बात आएगा तो कॉमन सेंस भी आपने देखेगा तो पता चलेगा स्टीम बहुत ही गर्म है, उसमें हीट का ट्रांसफर बहुत ही कम होता है। सॉलिड आइस है तो उसमें हीट का ट्रांसफर बहुत ही जल्दी होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में थर्मल कंडक्टिविटी आपका सबसे ज़्यादा होगा। नहीं क्या थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास वूल वेरीज फ्रॉम, तो थर्मल कंडक्टिविटी वैरी करता है उसके कंपोजिशन के आधार पर, उसके डेंसिटी के आधार पर, उसके पोरोसिटी के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी सभी बातों पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल में बी डिफाइंड एज। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल को डिफाइन करने के लिए हम लोग अगर ये देखने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेशन अभी भी निकालें हम लोग, तो के निकालने के लिए हम बाकी को इसे भेजेंगे तो के इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटा में ए टी डी एक्स बाई डी टी। तो अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, मतलब इस डिनोमिनेटर को 1 बना दिए, मतलब यूनिट टाइम में यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का सप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब यूनिट टाइम में यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का फ्लो करते हैं उसी को थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम 1 सेकेंड थ्रू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एरिया भी कितना हो गया, एरिया डिनोमिनेटर में इसको 1 बना दिए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कि लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1 एंड ऊंचाई भी 1, मतलब एरिया जो हो गया 1 भी हो गया, एरिया भी 1 हो गया, थिकनेस भी 1 हो गया, सब 1 कर दें हम तो मिला Q इज इक्वल टू K। तो इसमें बोलता है क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मटेरियल व्हेन अपोजिट फेसेस आर मेंटेन एट टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बोलता है क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू ए स्लैब of the material of area 1 centimeter square, thickness 1 centimeter when it faces temperature difference is equal to 1 degree Celsius। थर्ड नंबर बोलता है कि हीट कंडक्टेड इन यूनिट टाइम अक्रॉस यूनिट एरिया यूनिट थिकनेस व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज यूनिटी मेंटेन बिटवीन द अपोजिट फेस। मतलब सारा का सारा सही बात, एक ही बात बोल रहा है, सब सही है। मतलब इसका ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? इनमें से किसका वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है? तो ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होता है डायमंड के लिए 2300 होता है, सिल्वर के लिए 429, कॉपर के लिए 401 और एल्यूमिनियम के लिए 237। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? तो कॉपर का है। Moisture would find its way into insulation by vapor pressure unless it is prevented by। जब तक वेपर सील नहीं करेंगे तब तक मॉइस्चर उसके अंदर इंसुलेशन के अंदर चला जाएगा तो वो हीट ट्रांसफर को रोक देगा, हीट ट्रांसफर सही से होने नहीं देगा, इसलिए वेपर सील बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हीट इज ट्रांसफर्ड बाय ऑल द 3 मोड ऑफ ट्रांसफर, चाहे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर में अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक हीटर का अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटर में आपका कंडक्शन होता है लेकिन कन्वेक्शन नहीं होता है, रेडिएशन भी होता है, कंडक्शन और रेडिएशन दोनों होता है लेकिन कन्वेक्शन नहीं होता है। इसमें आपका कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन होता है, रेडिएशन नहीं होता है। इसमें भी आपका रेडिएशन
नहीं होता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर कंडेंसर कॉइल, इसमें भी आपका कन्वेक्शन होगा और कंडक्शन होगा, रेडिएशन नहीं होता है, मतलब कंडक्ट करता है बाहर वाले एडजेसेंट फ्लूइड में अपना एनर्जी। नेक्स्ट बॉयलर, बॉयलर में आपका सब कुछ होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों होता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज बहुत ही पहले आया था, फूरियर्स लॉ इसी के आधार पर, इसके थ्योरी के आधार पर ही अपना मतलब इसके थ्योरी के आधार पर अपना प्रिंसिपल दिया था, अपना स्टेटमेंट, अपना लॉ निकाला, फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो वो इसी के प्रीवोस्ट के थ्योरी के आधार पर, प्रीवोस्ट ये बोलता है कि ऑल बॉडीज एबव एब्सोल्यूट जीरो थर्मल रेडिएशन इमिट करता है। इसके लिए प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ये बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट एबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्लेस्ड ऑन द सेम टेम्परेचर सराउंडिंग, सेम टेम्परेचर सराउंडिंग, ऐसा सराउंडिंग जहाँ पर उसका टेम्परेचर भी, सराउंडिंग का टेम्परेचर वही है जो उस बॉडी का टेम्परेचर है, देन इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। एंड व्हेन द हॉट बॉडी इज प्लेस्ड इन द कूलर इन्वायरमेंट देन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि हॉट बॉडी से हीट कूलर इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होगा और वो ठंडा होगा, तब तक ठंडा होगा टिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये बोला था प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो कह रहा है कि ऑल बॉडी एबव एब्सोल्यूट जीरो इमिट्स थर्मल रेडिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये बोलता है कि द रेशियो ऑफ हीट फ्लो Q1 by Q2 फ्रॉम टू वॉल्स ऑफ द सेम थिकनेस हैविंग देयर थर्मल कंडक्टिविटी एज K1 बराबर 2K2। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? K1 बराबर 2K2 है। तो Q1 by Q2 निकालना है आपको। दो तो वॉल है, सेम थिकनेस है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, सेम एरिया है, सब कुछ सेम है, सिर्फ वो K1 और K2 पे डिपेंड करेगा। तो इसका रेशियो, हीट ट्रांसफर का रेशियो कैसे निकलेगा? हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट Q by A इज इक्वल टू K by B T1 माइनस T2 फूरियर्स लॉ से। तो Q1 इज इक्वल टू K1 A by B T1 माइनस T2। मान लीजिए दो ब्लॉक है, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, थिकनेस सेम है, T1 सेम है, लेकिन यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, यहाँ का थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। तो Q2 कैसे निकलेगा? तो Q2 इज इक्वल टू K2A by B T1 माइनस T2। अगर Q1 by Q2 हम डिवाइड कर दें तो Q1 by Q2 को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ K1 by K2 बचेगा। हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है K1 इज इक्वल टू K2, 2K2 by K2, K2 कैंसिल हो गया तो Q1 by K2 इज इक्वल टू 2 मिला हमको। तो आंसर हुआ इसका 2। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। रेडिएशन से अगर हीट ट्रांसफर होगा तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी है, ग्रे बॉडी है, कैसा बॉडी है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, और काइंड, उसका सरफेस कैसा है, एक्सटेंट कैसा है वो। अगर कर्व है तो उसका हीट ट्रांसफर कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ से जो हीट ट्रांसफर निकलेगा वो स्ट्रेट लाइन में निकल करके यहाँ टकराएगा, यहाँ से निकल के यहाँ टकराएगा। लेकिन अगर प्लेट आता तो हीट ट्रांसफर जो भी निकलता वो सारा डायरेक्शन में जाता। ये सब मिल करके एक हेमी स्फीयर का फॉर्म बनाता है, इस हेमी स्फेरिकल फॉर्म में बाहर निकलता है। तो कहने का मतलब है कि वो उस सरफेस के एक्सटेंट पे भी डिपेंड करता है, रेडिएशन जो है वो सरफेस के एक्सटेंट पे भी डिपेंड करता है। तो हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज मेनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ द बॉडी का नेचर कैसा है, काइंड एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स सरफेस, मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है थर्मल डिफ्यूजिविटी। क्या होता है? थर्मल डिफ्यूजिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है अल्फा होता है K by rho Cp। K होता है थर्मल कंडक्टिविटी, इसका यूनिट जानते हैं वाट पर मीटर केल्विन। रो यानी कि kg पर मीटर क्यूब, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी। Cp विद द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो किलो जूल पर kg केल्विन। अगर इसका यूनिट का अगर हम बात करें तो यूनिट में इसका K हटा देंगे, मीटर हटेगा, मीटर यहाँ से हटेगा, 1 मीटर स्क्वायर बचा हुआ रह जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर भेज देंगे। वाट को हम लोग लिखेंगे जूल बाई सेकेंड लिख दिए, और नीचे किलो जूल, तो ये किलो जूल गया, कैल्विन ये गया,
तो लास्ट में बचा मीटर स्क्वायर पर आवर। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर आवर या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और थर्मल डिफ्यूजिविटी होता क्या है, के बाई रो सी पी, सिंपली के बाई रो सी पी। तो कह रहा है हीट थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ये डायमेंशनलेस पैरामीटर, नहीं डायमेंशनलेस तो नहीं है, डायमेंशन तो है अभी। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर यूज एज ए मैथमेटिकल मॉडल ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये फिजिकल मॉडल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है ये। नेक्स्ट क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्मल डिफ्यूजिविटी ये भी पता है डायरेक्टली के बाई रो सी पी। तो अल्फा बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मल कंडक्टिविटी के, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी के। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अभी भी देखें मीटर स्क्वायर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फर्नेस An electric furnace has a laminated wall composed of 0.2 meter of refractory brick का, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है 2। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे पास एक रिफ्रैक्टरी ब्रिक है, ब्रिक मटेरियल, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ब्रिक है, इसका जो थिकनेस है 0.2 मीटर है। उसके बाद इंसुलेशन है उसके बगल में, इंसुलेशन के लिए है K2, वहाँ का थर्मल कंडक्टिविटी है 0.15 और इसका थिकनेस है 0.15 मीटर। फिर ब्रिक है, ब्रिक का भी थर्मल कंडक्टिविटी 1.5 दिया हुआ है, उसका थिकनेस है 0.15 मीटर। टेम्परेचर इन अंदर का टेम्परेचर 1027 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। एरिया जो फ्लो हो रहा है 1.2 मीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आपको हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, हीट ट्रांसफ़र रेट बताना है। हम जो भी यूनिट है, यूनिट को चेंज नहीं किए हैं क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू वो किलो कैलोरी के फॉर्म में दिया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस स्लैब के केस में B बाई के होता है, B बाई के, फर्स्ट स्लैब के लिए B बाई के, B1 बाई K1 इंटू ए, सेकेंड स्लैब के लिए B2 बाई K2 इंटू ए, थर्ड स्लैब के लिए B3 बाई K3 इंटू ए। तीनों एक लाइन में है, हीट का ट्रांसफर सीधा हो रहा है, दैट मीन सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस को सीरीज में चढ़ाता है, जोड़ देते हैं, मतलब इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। तो ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस है उसको जोड़ दिए, वो इक्वल होगा ये टेम्परेचर डिफरेंस बाय हीट ट्रांसफ़र के। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब होगा तो हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस बाय हीट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंसेस। इसमें हम T1 पता है हमको 1027 है, T2 क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों घटाएंगे तो 1000 केल्विन मिलेगा या डिग्री सेल्सियस मिलेगा। Q इज बाई Q है, सब वैल्यू रख देंगे हमें 0.2 बाई 2 इंटू 1.2, 0.15 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 1.2, 0.15 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.2। इसको सॉल्व करेंगे राइट साइड तो मिलेगा 1, ये हमको देगा 1। तो 1000 बाई Q इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू 1000 किलो कैलोरी पर आवर। तो 1000 किलो कैलोरी पर आवर। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड डिपेंड ऑन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड, वुड का जो थर्मल कंडक्टिविटी है, तो वुड का थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा उसके मॉइस्चर की, उसमें कितना मॉइस्चर है, उसमें डेंसिटी क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है, इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर द हॉट फ्लू गैसेस टू वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब अगर मेरे पास है, मान लीजिए कि वाटर ट्यूब है मेरे पास, इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट फ्लू गैसेस, इधर जो है हॉट फ्लू गैसेस से मतलब धुआं है, ये वाटर ट्यूब, बॉयलर में वाटर ट्यूब में इसमें वाटर बह रहा है, यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र वाटर में होगा। तो यहाँ पर हीट का जब ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर जब भी पानी फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर पानी के फ्लो करने की वजह से एक थर्मल बाउंड्री लेयर डेवलप हो जाएगा। इवन दो फ्लो में बी टर्बुलेंट, ए लेमिनार फ्लो रीजन, तो यहाँ लेमिनार फ्लो रीजन, टर्बुलेंट फ्लो रीजन, एक लेयर बन जाएगा जिसको हम लेमिनार फ्लो रीजन बोलेंगे। तो लेयर ऑफ फिल्म बन जाएगा जो कि मूव नहीं करेगा, वो इस बाउंड्री ऑफ वॉल से चिपका हुआ रहेगा। इस लेयर में कोई मॉलिक्यूल के बीच जो हीट का ट्रांसफ़र होगा, वो हीट का ट्रांसफ़र वो मूव तो नहीं कर रहा है, तो हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पर जो होगा वो कंडक्शन के थ्रू ही होगा क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है।
तो ऑप्शन होगा कंडक्शन। नेक्स्ट है फिल्म कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज। फिल्म कोफिशिएंट होता क्या है? तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक दीवार है, दीवार का टेम्परेचर वॉल, इसके ऊपर कोई फ्लूइड बह रहा है, इसको कहेंगे हम TW, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, टेम्परेचर डिफरेंस होगा TW इज ग्रेटर देन TF होगा, तो हीट का फ्लो TW से TF की तरफ होगा। इधर जो TF फ्लो है उसे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है H, और इधर थर्मल कंडक्टिविटी है K। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है कि Q/A इज इक्वल टू H इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो Q/A इज इक्वल टू H इंटू टेम्परेचर, अगर H यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो H जो होगा वो कितना हो जाएगा, Q/A इंटू TW माइनस TF। Q का वैल्यू हम जानते हैं, अगर हम यहाँ पर Q का वैल्यू यहाँ से लिखें, थर्मल कंडक्टिविटी लिखें, तो फूरियर्स लॉ ये बोलता है कि H इज इक्वल टू माइनस Q की जगह माइनस K dt/dx, Q/A की जगह हम रख दिए माइनस K dt/dx इंटू TW माइनस TF। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कैंसिल आउट हो गया। तो अब जाकर के ये जो H मिला हमको, ये H जो होता है इसी को हम लोग फिल्म कोफिशिएंट बोलते हैं। H इज इक्वल टू K थिकनेस dx। फिल्म कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बाई थिकनेस। तो थर्मल कंडक्टिविटी बाई इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ द फिल्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हीट कंडक्टेड थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट थिक फेस पर यूनिट टाइम व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अपोजिट फेस यूनिट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट टाइम में यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए यूनिट एरिया में जो भी हीट का फ्लो होगा उसी हीट के फ्लो को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट, इन द हीट फ्लो इक्वेशन Q इज इक्वल टू K T1 माइनस T2 बाई एक्स, इस द टर्म x बाई K को हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर द स्लैब के केस में होता है B/K, B विद द थिकनेस, K विद थर्मल कंडक्टिविटी, A विद द एरिया। तो ये स्लैब के केस में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, दिस इज द थिकनेस, और इसका जो एरिया, जिस एरिया से हीट का फ्लो होगा वो एरिया अगर A है, तो थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग T1 माइनस T2 बाई Q करते हैं, तो वहाँ से निकलता है B/K। थर्मल रेजिस्टेंस स्लैब के लिए ऐसे भी हमको याद रखना होगा B/K। तो थिकनेस बाई K इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। इन द हीट फ्लो इक्वेशन Ka T1 माइनस T2 बाई एक्स इन टर्म्स ऑफ T1 माइनस T2 बाई एक्स इज नोन एज T1 माइनस T2 बाई एक्स, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बाई थिकनेस। जो dt/dx को हम लोग बोलते हैं, dt/dx बहुत पहले देख चुके थे, dt/dx इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब टेम्परेचर x के डायरेक्शन में किस तरह से चेंज कर रहा है वो dt/dx लिखते हैं हम इसको, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर